So, hello class 8 students, welcoming you all back to your chapter that is the rise of the Marathas. आज के इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन पिछले चैप्टर में मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में शुरू किया था, जिसमें हमने सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लिया था कि कैसे सिविलियंस का वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं विद द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, देन आई एक्सप्लेन इट सेम टाइम अगेन, ऑलराइट? So the Maratha armed forces were divided into three parts: infantry, cavalry, and navy. The cavalry was made up of two types of soldiers: the Burgese, whose horses and equipment were paid by the state, and the Shieldars, whose horses and equipment were paid for by the soldiers themselves. तो जो मराठा आर्म फोर्सेस थी, जो मराठा की आर्मी थी, वो जो थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वो थे एक ही इन्फेंट्री, एक कैवलरी और एक नेवी, ऑलराइट? अब जो कैवेलरी थी वो दो टाइप्स ऑफ सोल्जर से बनी हुई थी। दो टाइप्स ऑफ सोल्जर मतलब कि एक था जिनका नाम था बर्गीज, जिनके जो भी हॉर्सेस यानी कि घोड़े या कोई भी तलवार, तीर, कमान, तलवारें, गन्स, जो भी इक्विपमेंट फॉर दे यूज करते थे वो लोग, वो स्टेट पैसा करती थी, उनको गवर्नमेंट पैसा देती थी, ऑलराइट? बट जो शील्दार्स थे उनके जितने भी हॉर्सेस थे, जितने भी इक्विपमेंट्स थे, वो सबका जो पेमेंट था, वो सबकी चीजें जो थी वो सोल्जर्स को खुद ही देनी पड़ती थी। लाइक सोल्जर्स वर पेइंग दैट पेमेंट्स फॉर देमसेल्व्स, ऑलराइट? Other than this, what we also noticed was that in 18th century the Marathas जो थे, उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जो सुपेरियोरिटी थी यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिन ट्रूप्स की और आर्टिलरी इसकी, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, है ना? वो यहाँ पे लिखा हुआ है that in 18th century the Marathas also noticed the superiority of European style disciplined troops and artillery, and they tried to raise and recruit such troops. In particular, Mahatji Shinde had a large European style army. तो उन्होंने नोटिस किया था कि 18वीं सदी में जो था, ये मराठा ने नोटिस किया था कि जो यूरोपियन स्टाइल ट्रूप्स की जो आर्मीज थी उनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी सुपियोरिटी थी, मतलब वो बहुत ज्यादा थे। प्लस उन्होंने भी ऐसे फिर रिक्रूटमेंट करी कि ट्रूप्स उस स्टाइल में आए। और स्पेशली अगर इन पर्टिकुलर हम बात करें स्पेसिफिकली महाजी शिंदे की, खुद की बहुत ही ज्यादा लार्ज यूरोपियन स्टाइल आर्मी भी थी, राइट? नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। स्वॉर्ड्स एंड लांसर्स वर प्रेफर्ड वेपन्स ऑफ द मराठास, यानी कि जो स्वॉर्ड्स एंड लांसर्स थे वो ज्यादातर यूज करते थे मराठास, जैसे कि यहाँ पे भी आपको पता लग रहा होगा स्वॉर्ड्स एंड लांसर्स, ठीक है? However, they also used guns in sizable numbers. Rockets were used in military campaigns from days of Shivaji himself. And by 1770, metal tube rockets were also being used. मतलब कि guns भी sizable amount, मतलब कि कम नंबरों में मिलती थी, मतलब ज्यादा नहीं थी बट थी। जो रॉकेट्स थे वो भी यूज करते थे मिलिट्री कैंपेन में, जब से छत्रपति शिवाजी थे तब से यूज करते थे रॉकेट्स। बल्कि 1770 तक ना मेटल ट्यूब रॉकेट्स भी आ गए थे, जो कि तब यूज करे जाते थे, राइट? As we saw earlier, forts were initially the mainstay of Maratha power. Chhatrapati Shivaji controlled and built a considerable number of forts, as they were very essential to strategically control important routes and shelter the army when engaging in guerrilla warfare. मतलब कि जब हमने देखा है पहले भी कि जो फोर्ट्स थे, है ना, जो इनके वो कह लो आप फोर्ट्स मीन्स जो इनके किले थे, वो सब बहुत ही ज्यादा मेन स्टे था, यानी कि वहां पे ज्यादातर ये मराठा पावर रुकती थी, है ना? जो छत्रपति शिवाजी थे वो सबको कंट्रोल करते थे। उन्होंने इसीलिए ये पूरी धीरे धीरे ये आर्मी बढ़ाई और ऐसे बहुत ही ज्यादातर नंबरों में ऐसे फोर्ट्स बनाए, जो कि स्ट्रेटेजिकली वो बहुत जगहों पे यूज करते थे और उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट्स थे इन सब चीजों के लिए। और ये काइंड ऑफ शेल्टर भी प्रोवाइड करते थे जब भी ये लोग कोई गुरिल्ला वॉरफेयर पे एंगेज होते थे, कभी भी। जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर ना, मतलब जब छोटे छोटे ट्रूप्स में, जब छोटे छोटे ग्रुप्स में एक अपने दुश्मन को, अपने राइवल को मार देते हैं सच, तो उस टाइम पे गुरिल्ला वारफेयर के टाइम पे ये उनके लिए एक शेल्टर का काम भी करता था। प्लस ये जैसे आपके लिए एक बचाव का, प्रोटेक्शन का भी हिस्सा है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रूट्स इधर से उधर जाने में भी ये मदद करता था, राइट? रामचंद्र पंत अमात्य, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ छत्रपति शिवाजी, इन हिज वर्क अतिनप्ता एक्सप्लेन द रॉयल एडिक्ट। मतलब कि जो रामचंद्र पंत अमात्य थे, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे छत्रपति शिवाजी के, उन्होंने अपने वर्क जो कि रॉयल एडिक्ट है जिसका नाम है अदनया पत्रा, उसमें एक्सप्लेन किया है कि forts are the core of the state. In their absence, the land gets divested in the face of an invasion. Therefore, all the former kings secured the country by building forts. This kingdom, Maratha kingdom, was created by the late great master Shivaji from forts alone.
A great enemy like Aurangzeb invaded this kingdom, conquered great empires like Bijapur and Bhavanangar, but it was due to force that the Maratha state survived despite decades of onslaught. मतलब कि जो फोर्स है वो एक कोर होता है, एक अंदरूनी चीज होती है स्टेट की, लाइक कोर स्टेट होती है, कोर होता है ना। प्लस अगर उनकी एब्सेंस हो, को फोर्स ना हो, तो जो लैंड है वो बहुत ही आसानी से ले लिया जाता है, खराब हो जाता है बाय द इन्वेजन। मतलब कि जब लोग हमला करते हैं, जब इन्वेजन करते हैं, जब उसमें आ जाते हैं, तो फोर्स की ना होने पे जो लैंड है वो बहुत ही जल्दी आपका उजड़ उजड़ जाता है, काइंड ऑफ उनकी उसमें चला जाता है। इसीलिए जितने भी जो फॉर्मर यानी कि जितने भी पहले के जो राजा थे, वो अपनी कंट्री को सिक्योर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्स बनाते थे। और जो ये किंगडम था, वो मराठा किंगडम की बात करें तो ये किंगडम था, उसके जो राजा थे ग्रेट लेट मास्टर शिवाजी, शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज, वो भी फोर्ट से ही जीते थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि जो औरंगजेब था, जो एक बहुत ही ग्रेट एनिमी था, बहुत ही वैसा सा, उसने ये किंगडम को भी इन्वेड किया, इस किंगडम में भी हमला किया, इसके अंदर भी घुसा था वो। बट उसने बहुत अच्छे अच्छे किंगडम जैसे कि बीजापुर, भगनंगर, बगानंगर, वो सब कुछ लिया। बट वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से मराठा पावर में, मराठा स्टेट में वो नहीं आ पाया, डिस्पाइट डेकेड्स ऑफ ऑनस्लॉट। मतलब कि इतना टॉर्चर करने के बाद, इतना आगे जाने के बाद, इतना घेरने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो फोर्स के चलते ही, वो इन सब के चलते ही मराठा पावर को उसमें नहीं लेके आ पाया, राइट। सो दिस वाज योर मिलिट्री, जो कि हमने देखा कि वो क्या क्या यूज करते थे, किस प्रकार के ट्रूप्स थी उनकी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट वर द चीजें दे वर यूजिंग लाइक दिस, राइट। मैरीटाइम सुप्रेसी सुप्रीमेसी। अब हमने देखा है जैसे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे, ही क्रिएटेड अ नेवी टू सिक्योर द वेस्ट कोस्ट, है ना। नेवी मतलब कि जो पानी की आर्मी वह लो, है ना, इजी वे, उसको वेस्ट कोस्ट में संभालने के लिए नेवी को उन्होंने तैयार किया। In the 18th century, Kanhoji Angre guided the Maratha to victory in many naval battles, thanks to the clever use of geography and battle tactics, despite the Maratha ships not being as technologically advanced in the European ones. 18वीं सदी में जो कन्होजी आंग्रे थे, उन्होंने मराठास को गाइड किया, उसके उसके उनकी गाइडेंस की वजह से, उनकी सीख की वजह से बहुत ज्यादा वो लोग जीते। बहुत ज्यादा नेवल बैटल्स में, बहुत जो पानी में जो जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, उसमें वो लोग जीते। ज्यादा से ज्यादा जो क्लेवर यूज यानी कि बहुत ही स्ट्रैटेजिकल यूज था ज्योग्राफी का, और उस बैटल की टैक्टिक्स से कैसे लड़ाई लड़नी है, जो कैसा यहाँ पे आसपास का सराउंडिंग है उस सब का। प्लस यहाँ पे डिस्पाइट जो थी कि ये सारी जो बैटल्स वो जीते, मराठा शिप्स इतनी वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थी यूरोपियन की तरह, यूरोपियन जितनी शिप्स एडवांस थी ना टेक्नोलॉजिकली जैसे भी, उतनी मराठा शिप्स नहीं थी। बट देन ऑल्सो द विक्ट्री दे हैड was due to the use of geography and their battle strategies or tactics, you say, right? At the time, the main strength of Europeans in India was their navies. उस टाइम पे जो नेवीज था, उसी की जो मेन स्ट्रेंथ था यूरोपियंस की, वो थी। ठीक है। तो नेवीज की ही वजह से जो यूरोपियंस थे, उनकी वो स्ट्रेंथ थी, जिसकी वजह से वो इंडिया में जीत रहे थे। काइंड ऑफ ये कह सकते हो कि जो यूरोपियंस थे वो ज्यादातर तो बाहर से ही आए थे ऑब्वियसली, तो जो उस टाइम पे उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी मेजरली नेवी। ऑलराइट। Alright. They forced India to purchase their naval trade passes, cartas in Portuguese at a price. Any ship without a pass was confiscated. मतलब कि उन्होंने इंडियंस को, जो इंडिया में लोग थे, उनको फोर्स किया कि आप एक नेवल ट्रेड पासेस लो, है ना, जिससे कि आप लोग नेवल ट्रेड मतलब कि नेवी के थ्रू यानी कि पानी के थ्रू आप लोग ट्रेड कर पाओ। उसके लिए आप एक पास पास लो, जैसे पास होता है ना कोई भी, जैसे टिकट लेते हैं हम कोई भी स्टूडियो उसमें जाने के लिए, कोई भी ऑडिटोरियम में कहीं पे भी टिकट लेते हैं, पास लेते हैं, वैसे ही एक पास लिया जाए एक प्राइस में ऑब्वियसली, जिससे कि वो आप बाहर ट्रेड कर सके। जो भी शिप बिना पास के जाएगी, उसका जितना भी सामान है उसको ले लिया जाएगा, कंफिस्केट कर दिया जाएगा, क्या पता शिप को भी कंफिस्केट कर लिया जाए, जो भी। The Maratha challenged this practice and started demanding passes from the European themselves, who showed their frustration by labeling Kanhoji Angre a pirate. मतलब कि जो मराठास थे, उन्होंने इस प्रैक्टिस को चैलेंज किया और उन्होंने डिमांडिंग करी पासेस की यूरोपियन से, खुद से, मतलब ऐसे ही बोला, उससे में मतलब चैलेंज किया उनको कि क्या प्रैक्टिस है, और उन्होंने डिमांड किया पासेस की यूरोपियन से। और ये जो फ्रस्ट्रेशन थी, उसको लेबल, इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से कान्होजी आंग्रे, जो उनको गाइड कर रहे थे मराठास को इस नेवी रूट में, नेवल रूट में, उनको पायरेट बोल दिया गया था, राइट। तो ये आपके मराठा शिप्स थी जो कि इंग्लिश शिप्स में अटैक कर रही हैं, राइट, ये आपको दिख रहा होगा। तो दीज आर द मराठा ships attacking English ships.
In 1665, 4 ships from Chhatrapati Shivaji fleet reached Muscat. Muscat was the capital of Oman. The ruler there captured them and arrested the men on board. तो मतलब 4 शिप्स जो थी 1665 में छत्रपति शिवाजी की तो मस्कट पहुंची जो कि ओमन का कैपिटल है। वहां का जो राजा था रूलर था उसने इन सारी शिप्स को कैप्चर करा और जितने भी लोग थे उसके अंदर ऑन बोर्ड उनको अरेस्ट कर लिया गया। एंड ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फ्यू शिप्स टू अटैक शिवाजी कोस्टल पोजेशंस। मतलब कि जो भी उसने भी कुछ शिप्स तैयार करी कि भैया वहां पे जाइए शिवाजी के जो जितने भी कोस्टल रीजन में चीजें थी पोजेशंस थे मतलब कि जो उनकी बिलोंगिंग थी उन पे अटैक करने के लिए। बट ऑन हियरिंग दैट छत्रपति शिवाजी's नेवी contained more than 100 ships, he retreated inside the harbor with his ships। मतलब कि उस टाइम पे छत्रपति शिवाजी के पास 100 से भी ज्यादा शिप्स थी और उन्होंने उसी के अंदर ही retreated inside the harbor with his ships, उन्होंने वहां पे करा। The judicial system, alright। अब जैसे हमने देखा कि मैरीटाइम सिस्टम यानी कि पानी में उनका कैसा सा था, हमने मिलिट्री का देखा, सिविलियन का हमने पहले ही देख लिया था, राइट। डिस्पाइट बीइंग दैट ऑल थिंग्स ही वाज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली यूजिंग दैट, है ना। आपको भाई बात ही समझ, जुडिशियल सिस्टम का हम बात करेंगे तो पहले 3 सिस्टम समझ में आ गए होंगे। अब इसमें अगर आपको ये लाइन नहीं समझ में आई कि रीट्रीटेड मतलब कि रीट्रीटेड का मतलब होता है काइंड ऑफ बैकवर्ड हो जाना, मतलब पीछे हो जाना, है ना। नॉट सरेंडरिंग बट पीछे होकर अपने आप को बचाव करना, काइंड ऑफ दैट। ठीक है, तो उन्होंने उनके पास और भी शिप्स थी तो इसलिए वो रिट्रीट हो गए, मतलब कि पीछे हट गए अपनी हार्बर में अपनी शिप्स के साथ ही, राइट। जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं। द मराठा हैड एन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम रिमार्केबल फॉर इट्स मॉडर्न मॉडरेशन इन यूजिंग कैपिटल पनिशमेंट द डेथ पेनल्टी। मतलब कि उनका एक बहुत ही खुद का एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम था जो कि क्या था, जो कि बहुत ही मराठा जो थे वो लोग एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम यूज करते थे, जो कि क्या था, जो कि बहुत रिमार्केबल था क्योंकि वो कैपिटल पनिशमेंट यूज करते थे, मतलब कि डेथ पेनल्टी भी दे देते थे। The panchayat, not to be confused with the current day panchayat, the government body, was a local gathering of official and prominent men and the main body that delivered the justice। जैसे पंचायत थी ना, उस टाइम पे पंचायत थी जो कि एक लोकल गैदरिंग थी, लाइक लोकल जो ऑफिशियल्स थे उनकी गैदरिंग थी, जो कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रोमिनेंट मेन थे उनकी गैदरिंग थी। जो भी मेन बॉडी थी वो जो थे फिर एक जस्टिस डिलीवर करते थे, वो उसका लॉ वाला लॉ तो नहीं, मतलब वो जो भी उनको सही लगता था कि हाँ ये तुम दोनों की इसमें है ये सही है, वैसे वो पंचायत थी उनकी। प्लस जो एन अपील थी वो भी की जाती थी, एन अपील कुड बी मेड टू द मराठा चीफ इन केस ऑफ एन अनसैटिस्फैक्टरी वर्डिक्ट। यानी कि मान लीजिए पंचायत ने कोई रूल आउट कर दिया कि भैया तुम नहीं सही हो, तुम नहीं गलत हो, ऐसे जैसे ऐसे, और अगर आपको सही नहीं लगा कि ये मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ है, पंचायत ने इंसाफ नहीं किया है, तो आप मराठा जो भी चीफ, मराठा चीफ जो भी उसमें है उस उधर के, उनको आप अपील कर सकते थे। ठीक है। Additionally, in various prominent towns such as Pune, Indore, etc., the Kotwal or the police was also deployed to ensure law and order within the city। तो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं बट जो प्रोमिनेंट टाउन है, जो इम्पोर्टेंट टाउन्स कह लो, अब जैसे पुणे या इंदौर में कोतवाल यानी कि पुलिस को भी डिप्लॉय किया जाता था, जिससे कि जो लॉ है, जो राज्य है उसमें लॉ एंड ऑर्डर अपनी सिटी के दौरान में सिटी के बीच में बना रहे। ठीक है, तो एडिशनली कोतवाल एंड पुलिस वर आल्सो बीइंग इन्वॉल्व। तो यहाँ पे काइंड ऑफ पंचायत सिस्टम था जिसमें अगर पंचायत सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं देती या आपको जस्टिस डिलीवर नहीं करती, so you can go to Maratha chief as well। other than that वहाँ पे आपके पुलिस भी थी जिसकी वजह से आपका जो लॉ एंड ऑर्डर था उसमें भी कोई भूल चूक ना हो, उसको भी ऑर्डर में रखने के लिए देयर वाज कोतवाल एज वेल। Trade networks, Chhatrapati Shivaji encouraged, not encountered, Chhatrapati Shivaji encouraged trade and actively participated in maritime foreign trade himself। He and his officials had their own ships, which they regularly sent to ports as far as away as Mocha in Yemen, Muscat in Oman, and Malacca in Malaysia। Some of these ships carried cargo like gold, textile, etc। तो छत्रपति शिवाजी ना बहुत ही इंकरेज करते थे, मतलब कि बढ़ावा देते थे इस सारी ट्रेड का, और खुद भी जो मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड था उसमें भी बहुत वो हिस्सेदारी देते थे, यानी कि खुद भी पार्टिसिपेट करते थे। मैरीटाइम फॉरेन ट्रेड मतलब कि जो भी नदी के थ्रू यानी कि रिवर बॉडीज के थ्रू, रिवर नहीं मतलब वाटर बॉडीज के थ्रू, सॉरी वाटर बॉडीज के थ्रू जितना भी ट्रेड होता था उसमें ही वॉज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। प्लस उसमें जितने भी उन्होंने अपने साथ ही और अपने ऑफिशियल्स के साथ भी बहुत सारी शिप्स रेगुलरली कुछ कुछ पोर्ट्स में भेजी थी, जिससे कि वो ट्रेड कर पा सकते थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फोर्ट्स और बहुत दूर दूर फोर्ट्स में भेजी, जैसे यमन में मोचा था, मोचा में भेजी थी उन्होंने यमन में, मस्कट ओमान में भेजी थी, मलाक्का मलेशिया में जो है वहां पे भेजी थी। और ये ऐसी ऐसी शिप्स थी जिसके अंदर कार्गोस थे।
और ऐसा वैसा कार्गो नहीं, द कार्गोज वर लाइक गोल्ड, textile and things like this. All right. Roads were constructed and maintained in places such as Odisha in 18th century. A network of ferries were maintained for riverine transport. जो रोड्स थी वो कंस्ट्रक्ट करी जाती थी और उनको मेंटेन किया जाता था। और बहुत सारी प्लेसेस जैसे कि उड़ीसा में 18वीं सदी में एक फेरीज का नेटवर्क को मेंटेन किया गया जिससे कि रिवराइन यानी कि रिवर के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन था वो हो पाए। राइट। ब्रिजेस वर बिल्ट ओवर रिवर्स एंड स्मॉल स्ट्रीम्स, यानी कि उसके ऊपर जो रिवर्स थी या स्मॉल स्ट्रीम्स थी उसके ऊपर ब्रिजेस भी बनाए गए जिससे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन भी हो पाए, एज इन जो यहाँ पे लैंड में है लोग उनका भी ट्रांसपोर्टेशन हो पाए। राइट। आगे बढ़ते हैं। कल्चरल रिवाइवल के बारे में हम पढ़ते हैं। राइट। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद कल्चरल रिवाइवल। Okay, yeah. The Marathas contributed substantially to Indian cultural development. Chhatrapati Shivaji's vision of Swarajya is evident in his seal, which carried a Sanskrit inscription, a notable departure from the prevalent Persian seal. The seal of Chhatrapati Shivaji, the son of Shahji, waxed Singh, like the new moon, revered by the world, rings for the welfare. हालांकि मराठा जो थे उन्होंने भी बहुत ही सब्सटैंशली बहुत ही इंपॉर्टेंटली इंडिया के कल्चर डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन दी। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने बहुत हाथ बटाया इस सब में। छत्रपति शिवाजी का जो विजन था ना स्वराज्य का, उनके जो सील थे उसमें भी उनके विजन को साफ साफ बताया गया है संस्कृत इंस्क्रिप्शन के साथ। संस्कृत में लिखा गया है वो सारा कुछ। किया ये है कि ये सील जो है, ये जो अथॉरिटी है छत्रपति शिवाजी की, जो कि शाहजी के बेटे हैं, जो कि नए मून की तरह, जैसे न्यू मून होता है ना धीरे 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 करके बढ़ता है, वैसे वो भी है जो कि इस वर्ल्ड में है। और like, उनका जो राज्य है वो वेलफेयर के लिए है, लोगों के लिए है। उनके लिए जो राज्य है वो लोगों की मदद करने के लिए है। राइट। तो ये दिस वाज हिज थिंग्स जो छत्रपति शिवाजी की स्टील में लिखी गई थी। छत्रपति शिवाजी also commissioned a treatise called Rajya Vyavahara Kosha with the aim of promoting the Marathi language. It provided Sanskrit equivalents for the prevalent Persian words used in diplomatic exchanges, as a result of which the percentage of foreign loan words in Maratha diplomacy decreased considerably. तो मतलब कि उन्होंने एक कमीशन करा, मतलब एक ट्रीटीज कमीशन करी जिसका नाम था राज्य व्यावहरण कोशा, जो कि एम क्या करता था, जो कि ये एम करता था कि मराठी लैंग्वेज की प्रमोट किया जाए, मराठी लैंग्वेज को यूज किया जाए। उसमें जितने भी संस्कृत इक्विवेलेंट्स थे फॉर लाइक मतलब जैसे पर्शियन वर्ड्स यूज करते हैं डिप्लोमेटिक एक्सचेंज में कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है कोई ट्रेड होता है, जैसे पर्शियन वर्ड्स होते थे वैसे ही उसके संस्कृत इक्विवेलेंट्स भी निकालते कि संस्कृत में इसको ऐसे बोलते हैं। जिसकी वजह से जो परसेंटेज थी फॉरेन लोन वर्ड्स की मराठा डिप्लोमेसी में वो डिक्रीज करी कंसिडरेबली। मतलब कि जो फॉरेन लोन वर्ड्स थे वो ज्यादातर, मतलब कि इसका क्या मतलब है, मतलब कि जो लाइन है ना द परसेंटेज ऑफ फॉरेन लोन वर्ड्स, मतलब कि ये है कि आपका कैसे है एलेक्स मैम, परसेंटेज ऑफ, मतलब कि जैसे लोन वर्ड होता है, जैसे आपका जो एक वर्ड है जो कि एक लैंग्वेज ने अडॉप्ट कर लिया काइंड ऑफ, एक लैंग्वेज के अंदर है और उसको दूसरी लैंग्वेज में बिना ट्रांसलेशन के निभाया जा रहा है ना। तो जैसे कि मान लो हमारा कोई भी वर्ड है, कैसे समझाऊं मैं, कोई ऐसे वर्ड भी नहीं कोई समझ में आ रहा ना। जो कि इंग्लिश हिंदी में मान लो सेम है कुछ, वैसे तो कोई आई डोंट नो, बट लेट्स से गाड़ी है ना, गाड़ी मान लो कोई है शब्द, उसी को सीधा सीधा आपने उसको भी गाड़ी दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे हो। तो जो गाड़ी है, गाड़ी मीन्स कार गाइस, गाड़ी जो है वो उसको दूसरी लैंग्वेज में गाड़ी बोल रहे हो। तो जो फॉरेन लोन वर्ड थे, यानी कि जो हम एक लैंग्वेज में ऐसे बोलते थे तो दूसरी लैंग्वेज में हमने ऐसे ही बोल दिया। बट क्योंकि ये ट्रांसलेशन हो रहा था, यानी कि पर्शियन वर्ड से संस्कृत वर्ड में था, यूज हो रहा था ऐसे चीजों में, तो इसलिए जो ये फॉरेन लोन वर्ड्स यानी कि एक वर्ड को दूसरी लैंग्वेज में यूज करना वो थोड़ा बहुत डिक्रीज होता गया। और नए नए वर्ड्स जो संस्कृत वर्ड्स थे उनको यूज किया गया है ना। वो यानी कि डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस की वजह से जो फॉरेन लोन वर्ड्स थे, यानी कि जो फॉरेन लोन वर्ड यानी कि जो फॉरेन वर्ड्स थे जिसको हम ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट कर रहे थे वो कम होता गया। छत्रपति शिवाजी वॉज अ डिवोट हिंदू हु रिस्पेक्टेड अदर रिलीजन्स while upholding his own, right? Uh, his saffron colored flag was adopted by all Marathas. He rebuilt desecrated temples, promoted Sanskrit and Marathi literature, religious institutions, and traditional arts. मतलब छत्रपति शिवाजी जो थे वो खुद एक हिंदू थे,
और बाकी जितने भी रिलीजन थे उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अपने रिलीजन को अपने खुद उसमें हाथों में पकड़ के उनका जो सैफरन कलर जो था, है ना, काइंड ऑफ ऑरेंज कलर जो फ्लैग था, वो भी हर एक मराठा से अडॉप्ट किया गया था, और हर एक मराठा ने भी उस फ्लैग को अडॉप्ट किया था, अपना बनाया था। प्लस उन्होंने जितने भी टूटे फूटे टेम्पल्स थे उनको फिर से बनाया। संस्कृत और मराठी लिटरेचर का और लैंग्वेज का वो किया, प्रमोट किया। जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे, जहाँ पे ऐसी संस्थाएं थी, और जो ट्रेडिशनल आर्ट था, जो कि इंडिया का आर्ट था, उसको क्या किया, उसको एज एन बढ़ावा दिया। But perhaps he contributed most to the revival of ancient Indian culture and values by giving people a demonstration that mighty kingdoms and empire could be defeated and the Maratha could maintain, expand and administer an empire of their own. मतलब कि उन्होंने ये सारा रिवाइवल किया, जितना भी पुराना इंडियन कल्चर था, वैल्यूज थी, उसको रिवाइवल किया, उसको फिर से रिवाइव किया। और पीपल को ये भी दिखाया कि जितने भी बड़े बड़े किंगडम हो, एम्पायर्स हो, वो हार सकते हैं, वो बंद हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं, वो खत्म हो सकते हैं, पर जो मराठा है वो अभी तक है, आगे भी रहेगा, और अपना जो राज्य है वो मेंटेन करके रहेगा, और अपना एम्पायर बड़ा करके रहेगा, है ना। सो ये था आपका ये सब, ठीक है। और ये बीच में आपका द माइटी मराठी वुमेन्स है, मराठी वुमेन है, वो हम अपने मे बी नेक्स्ट क्लास में इसके बात करें, बट अभी पहले मैं यहाँ तक कर लूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आई डू दिस, ओके, या। सो दिस इज द मूवी स्क्रिप्ट, जो कि कर्सिव फॉर्म है देवनागरी की। दैट वाज द मेन स्क्रिप्ट यूज बाय मराठी फॉर द करस्पॉन्डेंस, यानी कि मराठी लोग ज्यादातर ये स्क्रिप्ट यूज करते थे, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी का जो एग्जाम्पल था, इट कंटिन्यू टू इंस्पायर हिज सक्सेसर। फॉर इंस्टेंस द भोसलेस of Nagpur emerged as an enthusiastic supporter of local culture and tradition, and the worship of deity Jagannath at Puri in Odisha, which was often interpreted during the Mughal rule, was revived with the support of Marathas। यानी कि जो छत्रपति शिवाजी का एग्जाम्पल था कि उन्होंने रिवाइव किया इंडियन एंशियंट कल्चर को, ट्रेडिशंस को, उसी के बाद जो उनकी सक्सेसर थे, जो उनके आगे आने वाली पीढ़ी थे, जो उनके आगे आने वाले लोगों ने जो राज किया, उस सभी हमें देखा। जैसे जो नागपुर के भोंसले थे, वो भी बहुत ही इंथुसियास्ट सपोर्टर बने लोकल कल्चर के, है ना। उन्होंने भी जो जगन्नाथ जी थे उनको वर्शिप करना चालू किया पुरी में, और उनको भी बहुत बारी रोका जा रहा था, बहुत ही इंटरप्ट किया जा रहा था मुगल रूल में। बट देन ऑल्सो उन्होंने उस चीज़ों को, उस टेम्पल को, उस ट्रेडिशन को, उस कल्चर को फिर से रिवाइव किया by the support of Marathas, right? But perhaps the most impressive contribution came from a few remarkable Marathi women. Let us hear about let us hear about two of them and page number 77, यानी कि जो अभी मैंने पेज आपको दिखाया वो उसी वाला पेज था। So this was the page. So let us read about the mighty Marathi women, इसी क्लास में कर लेते हैं। ताराबाई एंड this, देन आपका तंजावुर है, ओके, देन या तंजावुर ही है बस। Okay, that तो almost हो ही गया। Yeah. So we'll do one thing, we'll do this in the next class only, the Marathi woman का, ठीक है। So after this, the Marathi woman ये वाला, and then from Thanjavur we'll do from the next class। अभी हमने ये culture revival and ये सब देखा था, from what, from your this thing, आपका कैसे छत्रपति शिवाजी ने कल्चर रिवाइवल भी करा। तो आज के इस एपिसोड में अभी के लिए इतना ही। विल मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड विल स्टार्ट सून फ्रॉम द माइटी मराठी वुमेन इन आवर नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए इतना ही। विल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वेरी एपिसोड। बाय बाय यू ऑल।